जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का, जो हम लोग अनसॉल्व्ड का सेट कर रहे हैं 2020 का। दोस्तों सेट तीसरा कर रहेंगे आज हम लोग एनएल, जिसमें से दोस्तों हमने आपको कहा भी था कि हम लोग हर एक पार्ट में, पार्ट 1 में फिजिक्स, पार्ट 2 में केमिस्ट्री और पार्ट 3 में बायोलॉजी का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग फिजिक्स का कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि 1 का 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न लिखेंगे तो हमारे पास समय जो है वो वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग समय को ध्यान रखते हुए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे उत्तर 1 का। अब इसमें लिखा गया है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे लिखेंगे, ई से। ठीक है, ई से लिखेंगे, ई बराबर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक, इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर हमारे पास 3 ओम दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक, सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। प्राप्त धारा को लिखते हैं आई से, आई बराबर पूछ रहा है हमसे। ठीक, इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए है ना, तो फार्मूला हमारे पास ध्यान देना। आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आई बराबर फार्मूला होता है आपके पास ई बटे आर प्लस आर। यह होता है धारा, एक विद्युत वाहक बल, एक प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध। आई बराबर हमसे पूछा गया है, तो आई बराबर जब हमसे पूछ रहा है तो यहां पर ई का मान है 1.5, आर का मान हमारे पास है नहीं, मतलब 0, और प्लस हमारे पास आर का मान क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से काटेंगे ना इसको, तो कितना आ जाएगा 1.5 को तो यही लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग लगा दो 1 में। जब 2 का भाग हम लोग 1 में लगाएंगे तो भाग ना खाए 0, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10, ये हो गया। तो आई बराबर 0.5। आई मतलब धारा, धारा का मतलब एम्पियर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास सही जा रहा है, दूसरा सही हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का खा करेंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहले फोकस दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, तो उससे पहले बोर्ड एग्जाम में हर बार लिखना होगा उत्तर 1 का हम लोग लिखेंगे खा। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी को लिखते हैं हम लोग एफ से, तो एफ बराबर हमारे पास हो गया 5 मीटर। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए अवतल लेंस में एफ माइनस का होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 मीटर। ठीक है, और उसकी क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क, P हमसे पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता के लिए दोस्तों फार्मूला बता दे कि लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर फार्मूला होता है 1/F, जो कि होता है मीटर में। तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, P बराबर 1/F का मान है -5 मीटर, और कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मीटर ही है। तो P बराबर फार्मूला के अनुसार 5 का भाग में जब हम लोग 1 लगा देंगे, 5 का भाग जब हम लोग 1 में लगा देंगे तो भागना खाई 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, यानी हम लोग कहेंगे माइनस का 0.2। क्षमता का मात्रक डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही गया, हमारे पास दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही गया। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर गा में ये कहा गया है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मेगा एम्पियर का कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे उत्तर 1 का हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 का गा है। ठीक, 1 के गा में हमसे ये कहा गया है कि आपके घर की जो टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है और जो 0.75 वोल्ट को लिखते हैं हम लोग किससे, V से, तो लिखेंगे V बराबर हमारे पास 0.75 वोल्ट हो गया। ठीक, इसके बाद एवं 100 मेगा एम्पियर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100, यानी एम्पियर ने आई बराबर हो गया 100 मेगा एम्पियर। ठीक है, मेगा एम्पियर हो गया और पर कार्य करता है, इसकी शक्ति, तो P हमसे ये पूछ रहा है,
पी हमसे पूछ रहा है, शक्ति का मतलब पी मतलब पावर, ठीक। अब शक्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फार्मूला, विदाउट फार्मूला आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, फार्मूला की तैयारी होनी चाहिए। तो शक्ति पी बराबर फार्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। अब यहां पर पी को पी लिखेंगे, ठीक है, और V की जगह लिखेंगे 0.75 इंटू आई का मान हमारे पास क्या है 100 मेगा एम्पियर, तो 100 मेगा एम्पियर, इसको 100 लिख देंगे, इसका दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, 2 अंक है तो 2 ही अंक जीरो बढ़ाएंगे। अगर 3 अंक होते हैं तो 3 जीरो बढ़ाते हैं। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, पी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 75। अब पी का मात्रा क्या होता है दोस्तों? वाट होता है, तो यहाँ पर मेगा वाट हो जाएगा, क्योंकि मेगा है तो हो जाएगा मेगा वाट। तो पी का मात्रा हो गया 75 मेगावाट। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही गया आपका? पहला ऑप्शन हमारे पास सही गया, ठीक। इसके बाद एक का घा, प्रकाश का वेग। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, यानी प्रकाश किस में सबसे अधिक प्रवाहित होता है, ये पूछा गया है। नंबर 1 वायु में, नंबर 2 जल में, नंबर 3 कांच में और नंबर 4 निर्वात में। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। आखिर निर्वात क्या है? निर्वात जहां पर कोई माध्यम ना हो, जैसे यहाँ पर पहला कोई ऑप्शन दिया गया वायु, ये गैसीय माध्यम है, दूसरा जल, ये द्रवीय माध्यम है, तीसरा कांच, ये ठोस माध्यम है, चौथा निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है और पृथ्वी है, इन दोनों के बीच खाली स्थान है। इस खाली स्थान में कोई माध्यम नहीं है, यहां से प्रकाश होकर आता है। जैसे आपको बता दे कि ये हमारे पास है सूर्य, ये है हमारे पास सूर्य है, ठीक। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी, अर्थ, सन, ठीक। पृथ्वी और इससे जो प्रकाश किरणें, इस प्रकार से प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, तो यहां पर है खाली स्थान, कोई माध्यम नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं निर्वात। यहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक। निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा निर्वात। अब ध्वनि की बात पूछा जाए तो ठोस में सबसे अधिक होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक। अगर ध्वनि की बात पूछा जाए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लिखा गया है दूसरे का में, एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे। श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है? यही हमारा पास व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड को हालांकि श्यामपट्ट नहीं कहा जाता है, जो हमारे पास ब्लैक बोर्ड होता है उसको श्यामपट्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसको हम लोग श्यामपट्ट नहीं कहेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को ढंग से आप लोग समझना कि एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आंख में कौन सा दोष है? अब जैसे आप लोग कक्षा में बैठते हो, अध्यापक आपको समझाता है, तो मतलब आप लोग बोर्ड पर नहीं देख पा रहे हो, मतलब वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर आप लोग बैठते हो, इसका मतलब आप लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो, यानी इसका मतलब आप लोग पास की वस्तु को देख पाओगे। इसका मतलब है उस छात्र को निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखाई देते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। वह व्यक्ति जो पास की वस्तु तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो उस छात्र को ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, निकट दृष्टि दोष। इसको कैसे दूर किया जा सकता है, हमने आपको पढ़ा के रखा है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो उस छात्र को निकट दृष्टि दोष है, उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे खा में ये कहा गया है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है? मतलब समझिए, कोहरा के समय सोडियम प्रकाश इसलिए वांछित होता है क्योंकि कोहरे के समय क्या होता है कि कोहरा सफेद सफेद में दिखाई पड़ता है, जिसका प्रकाश, उसका जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, उसका जो फैलाव है प्रकीर्णन है वो अधिक होता है, और सोडियम प्रकाश का जो प्रकीर्णन है यानी उसका फैलाव है वो कम होता है।
जिससे कि वस्तु में स्पष्ट दिखाई पड़े। इसलिए वाहनों में हम लोग सोडियम, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम प्रकाश, इसलिए हम लोग वांछित करते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम प्रकाश का प्रकीर्णन सफेद प्रकाश की प्रकीर्णन से कम होता है, और प्रकीर्णन जब कम होगा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो फिर फैलेगा। ध्यान देना, क्या होगा? फैलेगा, पास की वस्तु को दिखाएगा, पास की वस्तु को दिखाएगा, हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वाहनों में सोडियम का प्रकाश लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन दूसरे का गा नंबर में क्या कहा गया? तो खा का क्वेश्चन था। दूसरे का, आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 एम्पियर से 20 एम्पियर लिखा है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं? उत्तर को किलोवाट में बताना है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि हमारे पास इसमें हम लोग लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे? उत्तर 2 का गा। हम लिखेंगे उत्तर 2 का गा। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि भार, तो भार बराबर फार्मूला क्या होगा? ध्यान देना, भार में क्या क्या करेंगे? हमारे पास कितना कितना दिया गया है? हमारे पास दिया गया 250 और 20 एम्पीयर लिखा गया है। तो भार बराबर हो गया 250 इंटू 20 बट्टी क्या हो जाएगा? 1000। 10 एक कट गया। अब हमारे पास इसको काटो, 2 पंचे 10 और 5 से काटो 5 25। तो हमारे पास भार कितना आ जाएगा? भार आ जाएगा 5 किलो वाट। ठीक, ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास दूसरे का गा भी हो गया। तीसरे का क्या कहा गया है? एक अवतल दर्पण से फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार भी बताइए। एक अवतल दर्पण से यानी फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये लिखना है, उत्तर 3 का क्या लिखोगे? उत्तर 3 का उत्तर 3 का सबसे पहले हमको बनाना क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक दबा हुआ हो। अब परावर्तक क्या होता है? जहां पर चेहरा देखेंगे हम लोग, जिस शीशे में चेहरा देखते हैं ना, जिस भाग में हम लोग चेहरा देखते हैं उस भाग को कहते हैं परावर्तक। ठीक है, और जहां पीछे वाला भाग होता है पॉलीदार, उसे हम लोग पॉलीदार ही कहते हैं। तो जिसमें परावर्तक दबा हुआ हो, मतलब ऐसे चित्र बनाना है आपको। ये हो गया दर्पण के लिए। ये हो गया, हमने पॉलिश कर दिया। ये भाग क्या कर दिया हम लोगों ने? पॉलिश कर दिया इधर वाला भाग। ये वाला भाग हो गया हमारा परावर्तक इधर, क्योंकि इधर चेहरा देखेंगे हम लोग। परावर्तक जिसमें दबा हुआ हो, अवतल दर्पण। और यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं मुख्य अक्ष। ये हम लोगों ने क्या ले लिया? मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है हमारे पास ध्रुव। यहाँ पर मान लिया हमने, ये हो गया हमारे पास फोकस F। और यहाँ दोस्तों एक काम करते हैं, चित्र को थोड़ा सा इधर से बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा ना, थोड़ा सा इधर से बनाते हैं हम लोग। जब इधर से बनाएंगे तो ये तो हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो समझ चुके हो है ना? ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। ये हो गया हमारे पास ध्रुव, इसको लेते हैं P। अब ये ले लिया हम लोगों ने फोकस F, ये ले लिया हम लोगों ने वक्रता केंद्र C, और इधर तो हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया ये समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे। यानी ये हो गया हमारे पास फोकस, ये वक्रता केंद्र, इनके बीच वस्तु को रखेंगे। यहाँ पर जैसे ही वस्तु को रखेंगे तो ये मान लो कि वस्तु की ये हो गई लंबाई। अब जानते हैं हम लोग कि यहां से जब ये दर्पण है और ये वस्तु है तो इसका फोकस इस पर आपतित होगा, है कि नहीं? तो एक किरण इस प्रकार से आपतित होती है। अब ये मुख्य अक्ष है और ये वस्तु का किरण है, तो जो मुख्य अक्ष से किरण, जो किरण मुख्य अक्ष से, यानी ये मुख्य अक्ष है और ये किरण है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फिर मुख्य फोकस से होकर आती है। नियम क्या कहा जाता है? जो किरण मुख्य अक्ष है, इसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फिर वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और एक किरण हमारा किससे होकर जाता है? एक किरण हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाता है। जो वक्रता केंद्र से जाता है वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आता है। ठीक, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए थोड़ा सा हमें दर्पण को और बड़ा करना पड़ेगा।
क्योंकि हमें यहाँ से किरण लेना ना, तो ये ले लिया हम लोगों ने किरण। ध्यान देना, फिर से एक बार टॉपिक फिर से बता देते हैं। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वो फिर मुख्य फोकस से होकर जाती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वक्रता केंद्र से होकर ही आती है। लेकिन एक किरण हमेशा वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है, जो कि प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसलिए ये वक्रता केंद्र से होकर गई किरण और इस प्रकार से वक्रता केंद्र से पुनः वापस लौट आई। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये आपतित हुआ, ये आपतित हो गया, दोनों यहां पर मिला, यहां बन गया प्रतिबिंब। यहां क्या बन गया? प्रतिबिंब। वस्तु का नाम दे दो ए और बी, और ये हो गया प्रतिबिंब। तो ये हो गया हमारे पास ए डैश बी डैश। क्या हो गया हमारे पास? ए डैश बी डैश। इतना तो क्लियर हो गया है कि नहीं? अब हमसे पूछा गया है, पूछने से पहले आपको ही बता देते हैं, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, दोनों में बड़ा कौन है? सिंपल देख सकते हो, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। क्लियर हो गया? ये वस्तु ऊपर है, मुख्य फोकस के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब बना कहां पर है? कई तरह से आंसर दे सकते हो। ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहां पर इधर तो हमारे पास होता है अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, ऐसे भी कह सकते हो। वक्रता केंद्र के पीछे है तो वक्रता केंद्र से परे भी कह सकते हो। तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र से परे। या प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। किरण आरेख की बात कहा गया था, हम लोगों ने कर दिया था। अब हमसे यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना सबसे पहले हमें लिखना है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब कैसा है? वास्तविक है कि आभासी है? तो प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी है? तो हम लोग कहेंगे वास्तविक है। प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं उल्टा है कि सीधा है? तो हम लोग कहेंगे उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया? वास्तविक एवं उल्टा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि उसका आकार क्या है? तो आकार की बात बता दे। आकार सब खुद ब खुद देख रहे हो, आकार क्या है? तो आकार में आप लोग क्या लिखोगे? आपके मन में आंसर आना चाहिए। तो आकार में लिखोगे वस्तु से बड़ा। आपके एनसीईआरटी बुक में विवर्धित में लिखा होता है, ठीक है? विवर्धित को समझा देते हैं आप लोगों को। बहुत से लोगों को विवर्धित नहीं समझ में आता है। विवर्धित का मतलब बड़ा, विवर्धित का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है? विवर्धित कब लेते हैं? जब बहुत बड़ा होता है। तो ये काफी बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है, इसलिए इसको विवर्धित भी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया जो पूछा गया था। अब इसमें तीसरे का अगर का आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है तो फिर उसका अथवा करोगे। यहाँ पे हम दोनों कर दे रहे, ऐसा नहीं कि हम दोनों कर दे तो बोर्ड एग्जाम में दोनों करोगे। दोनों नहीं करना है, एक करना है। या तो का करना है या का अथवा करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे कि आप लोग उत्तर 3 का लिखोगे, और ये नहीं कि उसका अथवा कर दोगे। लिखोगे कि का अथवा, ऐसे लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर को आसानी हो कॉपी चेक करने में, तभी वो नंबर देगा अच्छे तरह से। तो इसमें लिखा गया है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? तो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब रंग, और विक्षेपण का मतलब फैलना। वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब फैलना, रंगों का फैलना। किससे फैलना? इन्होंने प्रिज्म की बात कही है, तो प्रिज्म से। जब हम लोग किसी श्वेत प्रकाश को, श्वेत मतलब सफेद, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से आपतित कराते हैं, कैसे कराते हैं आपको चित्र द्वारा समझाते हैं। चित्र ऐसे पूछा गया है, ये हम लोगों ने लिया प्रिज्म। प्रिज्म दोस्तों कांच का बना होता है, ठीक? प्रिज्म होता है कांच का, त्रिभुजाकार होता है। अब यहाँ पर मान लो कि हम लोगों ने श्वेत प्रकाश ले लिया, मतलब सूर्य का प्रकाश दोपहर का समय वाला, ठीक है? तो ये हम लोगों ने ले लिया श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से आपतित कराते हैं। ये हमारे पास क्या है? श्वेत प्रकाश। जब प्रिज्म से आपतित कराते हैं तो ध्यान देना, हमेशा प्रकाश को मुड़ने के लिए चाहिए अभिलंब। प्रकाश को मोड़ने के लिए क्या चाहिए? अभिलंब। जैसे यहाँ पर प्रकाश को मोड़ने के लिए ये इसका लंब का कार्य करता है, वक्रता केंद्र पर जो हम लोग प्रकाश ले जाते हैं वो लंब का कार्य करता है, तो अभिलंब चाहिए। तो ये डाल दिया हम लोगों ने इस पर अभिलंब। अब ये
ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, मतलब ये गर्म माध्यम है, ये ठंडा माध्यम है। तो प्रकाश क्या अभिलंब की ओर झुकेगा, तो ये झुका अभिलंब की ओर। ठीक, फिर से ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। सघन का मतलब ठंडा माध्यम, विरल का मतलब वायु, मतलब गर्म माध्यम, क्योंकि ये वायु माध्यम है तो गर्म है, और ये कांच माध्यम है इसलिए ठंडा माध्यम है। इसको फिर से अपना माध्यम परिवर्तन करने के लिए इस पर फिर से क्या डालना पड़ेगा हमें, अभिलंब। प्रकाश बिना अभिलंब के मुड़ ही नहीं सकता है, प्रकाश को मोड़ने के लिए चाहिए अभिलंब। हम लोगों ने डाला अभिलंब, क्योंकि बिना अभिलंब के प्रकाश मुड़ता ही नहीं है। ठीक, अब यहां पर जैसे ही प्रकाश यहां पर आता है तो अपने विभिन्न रंगों में फैल जाता है। तो इसको हम लोग जो फैला, इसको अभिलंब को हम लोग इस पर दर्शा दिया हमने। अब इसको हम लोगों ने इस प्रकार से इसके विचलन को दर्शा रहे हैं, ये हमारा विचलन हो गया। अब ध्यान देना कितने रंगों में वो फैलता है, तो श्वेत प्रकाश जो है वो अपने विभिन्न रंगों में, यानी 7 रंगों में फैलता है। 7 रंगों में किस किस रंगों में फैलता है, जिसको हम लोगों ने अंग्रेजी के नाम से नाम दिया है विबग्योर। क्या नाम दिया हम लोगों ने, विबग्योर। जो विबग्योर को हम लिखेंगे कैसे, ये हो गया हमारे पास विबग्योर। तो क्या होता है विबग्योर, विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वी से होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है आसमानी, बी से ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला, जी से ग्रीन का मतलब हरा, और वाई से येलो, येलो का मतलब पीला, ओ से ऑरेंज का मतलब नारंगी, और ये हो गया हमारे पास रेड का मतलब होता है लाल। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहां पर सबसे पहले परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बनाओगे कि इससे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विचलन की घटना को चित्र द्वारा समझाइए, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से आपतित कराते हैं, मतलब गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में, अवयवी का मतलब होता है उसके अवयव, उसके कण, उसके अंदर समाहित होने वाला रंग। ठीक, तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विक्षेपण हो जाता है, फैल जाता है। इस घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, अब ध्यान देना, ये फैलाव है, ये फैल रहा है, उससे अधिक 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 ये फैल रहा है। सबसे अधिक कौन फैला, बैगनी रंग फैला। विचलन किसका अधिक है, बैगनी का। सबसे कम किसका है, लाल का। आंसर हो गया। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। यही आंसर हो गया। ठीक, अब आपसे तीसरे का खा, तो तीसरे खा से पहले दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, लोग तीसरे का खा करेंगे। निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा मतलब आई पूछ रहा हमसे, फटाक से लोग क्या लिखेंगे, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद हमसे ये भी कहा गया है कि सेल के सिरों के बीच वोल्टता भी ज्ञात करना है। इसका मतलब हमसे ये वी भी पूछ रहा है, तो हम लोगों ने लिखा वी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सेल के बीच सबसे पहले हमारे पास आई ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने हमेशा आपसे यही कहा है, जब भी आई वी आर हो ओम का नियम ही लगाएंगे। आई वी आर, ये दिमाग में सेव करके रखिए, आई वी आर ओम का नियम। ठीक, अब ओम के नियम के अनुसार सबसे पहले आर चाहिए, तो एक काम करते हैं, आई आर पहले ज्ञात करते हैं। तो आर ज्ञात करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। नामकरण का मतलब इस परिपथ का नाम हमने ए भी रखा, इस परिपथ का नाम हमने सी रखा, और इसका यानी इस परिपथ का नाम हम लोगों ने डी ई रख दिया, नहीं डी हमने रख दिया, यहाँ पे ई एफ रख दो। ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, और ये हो गया हमारे पास जी, और ये हो गया एच। ठीक, नामकरण कर लिया। अब ये हमने आपको समांतर क्रम, श्रेणी क्रम पढ़ के रखा है। समांतर क्रम को एनसीईआरटी बोर्ड ने नाम चेंज करके रखा है, पार्श्व क्रम नाम रखा है। ठीक, ये आप लोग याद रखना। हम लोग सबसे पहले इसका और इसका कौन सा क्रम निकालेंगे, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जो एक समांतर में हो। तो जैसे ये तीनों एक समांतर में है तो इसको समांतर क्रम कह सकते हैं हम लोग। लेकिन ये श्रेणी क्रम है, ये और ये श्रेणी क्रम है। फिर इसके बाद ये अलग अलग परिपथ दो। अब ये एक परिपथ में है नहीं, इसलिए इसको समांतर क्रम हम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग इसको और इसको ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना,
सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका प्रतिरोध, ये हो गया हमारे पास Eg और GH, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे EGGH, यानी E और H के बीच का प्रतिरोध। तो लिखेंगे E और H का तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे हम लोग, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, इसको R बराबर लिखेंगे हम लोग, ये हो गया श्रेणी क्रम हो गया हमारे पास, तो 2 + 3 अर्थात हो जाएगा 5 ओम, ठीक। अब हम लोग E और F के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, E और F का तुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान देना, यहां पर तुल्य प्रतिरोध के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, R' बराबर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि R1, ध्यान देना तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बता देते हैं कि R बराबर ये होता है R1 × R2 बटे R1 + R2। इस फार्मूले के अनुसार हमारे पास यहां पर हम लोगों ने R ज्ञात कर लिया है, तो 5 × ये हो जाएगा ये वाला 10 बटे 5 + 10, अर्थात ये हो जाएगा 5 × 10 बटे जुड़कर हो जाएगा 15, तो 5 तिया 15, क्या हो जाएगा 5 तिया 15, अर्थात ये हो जाएगा 10 बटे 3, क्या हो जाएगा 10 बटे 3। अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, अब इस परिपथ को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, इस परिपथ को, अब इस परिपथ को ज्ञात करेंगे, तो इस परिपथ में इसका जो टोटल मान है हम लोगों ने 10 बटे 3 ज्ञात कर लिया। अब हम लोग CD का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा हमारे पास R" बराबर वही यही फार्मूला लगेगा, तो इसका इस परिपथ का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 बटे 3 इंटू ये वाला 10 बटे 10 बटे 3। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इस बटे में लिखोगे आप लोग, जाएगा 10 बटे 3 + 10, तो ये हो जाएगा R" बराबर ये हो जाएगा 100 बटे 3 बटे 10 या 30 और 10, ये हो जाएगा 40 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो R" बराबर हो गया 100 बटे 40, काट दो, ये कट गया, और ये हो गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अर्थात ये हो जाएगा 5 बटे 2, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको भी ज्ञात कर लिया, इसको भी ज्ञात कर लिया, अब इसको ज्ञात करेंगे। अब A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो जब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो ये कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे R" बराबर क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध हमारे पास ये है 0.5 प्लस एक प्रतिरोध हमारे पास ये है 2/5 प्लस हमारे पास एक प्रतिरोध ये है 1 ओम। अब ध्यान देना 2/5 R" बराबर 0.5, इसका भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2.5, क्योंकि 2.5 है प्लस 1, तो R" क्या हो जाएगा, जोड़ कार्य हो जाएगा 2.5 और आधा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 ओम, ठीक। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर हम लोगों से I पूछा गया था, तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना I हमसे पूछ रहा है, तो I बराबर हम लोग ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, V बटे, पहले ओम का नियम लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बटे I बराबर R होता है। इस फार्मूले से हमारे पास ये पहुंचेगा यहाँ पर, ये पहुंचेगा यहाँ पर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो V का मान हमारे पास कितना है 12 और R का मान हमारे पास कितना है 4, ये कट के हो जाएगा 3, तो I बराबर क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। ये हो गया हमारे पास प्रवाहित धारा, ठीक। अब हमसे वोल्टता पूछा गया है, तो वोल्टता बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वोल्टता के लिए फार्मूला दोस्तों को बता दें कि फार्मूला होता है हमारे पास, वोल्टता को लिखते हैं E से, E बराबर V माइनस IR, ठीक। अब हम लोग E बराबर हम लोग E लिखेंगे, V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 माइनस I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, I की जगह लिखेंगे 3 × 0.5, ठीक। तो हमारे पास E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर, E का मतलब वोल्ट था, ठीक है, तो 12 माइनस ये हो जाएगा 1.5, क्योंकि 3 × 15 1.5, तो E बराबर इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा 10.5 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास वोल्टता के लिए, ठीक है आंसर। अब हमारे पास आपके घर में यानी तीसरा का खाका अथवा घर में 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये हो तो सबसे पहले आपको लिखना है
कि उत्तर तीसरे का खा का अथवा, ऐसे आप लिखोगे तो इसमें आपके पास ये कहा गया आपके घर में 15 किलोवाट नहीं 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर मतलब एसी बराबर आपके पास हो गया 1.5 किलोवाट। ठीक है, 10 घंटे चलाया था। कितने घंटे चलाया था? 10 घंटे। तो घंटे बराबर आपके पास हो गया 10, और इसके बाद दिन हो गया, यानी प्रति माह 30 दिन खर्च होता है प्रति माह। तो एक माह में, यानी एक माह में कितने दिन होते हैं? एक माह बराबर हो गया आपके पास 30 दिन। और विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको निकालेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा। हम लोग क्या निकालेंगे? व्यय विद्युत ऊर्जा। व्यय विद्युत ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास 1.5 है इंटू 10 है और इंटू 30 इसका गुणा कर देंगे। 10 हम लोग हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 10 से 10 हम लोग काट देंगे, तो ये हो जाएगा 15। व्यय विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो ये हो गया 15 इंटू 30, अर्थात हम लोग कहेंगे डब्ल्यू बराबर हो गया 450 और जूल। तो ये तो हम लोग 450 जूल हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा कर रहे हैं। इसमें 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से मूल्य ज्ञात करना है। तो 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से, 7 रुपए प्रति यूनिट, तो हमारे पास कितना जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है हमारे पास? तो ये 450 जूल इंटू 7 कर लेंगे, तो 0 का 0 और ये हो जाएगा 7 × 35 का 5 बचा 3 7 28 3 31 3150 रुपये ये हमारा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? 4 का लिखा गया प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताइए। एक प्रत्यावर्ती धारा चरित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षिप्त में समझाइए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को हम लोगों ने पूर्णतः आपके लिए अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है और इसके बाद कमेंट सेक्शन में भी हमने उसको दे के रखा है। वहां पर जाके आप लोग क्लिक करके आसानी से इस वीडियो को देख सकते हो, उस पूरा का पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा चालक पर लगने वाला, 4 का अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए। चित्र की सहायता से विद्युत मोटर की कार्यविधि को संक्षिप्त में समझाइए। दोस्तों इसका भी दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, वहां पर जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से बच्चों को डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन आपको कहां मिलेगा? जो रेड आपको दिख रहा होगा, जो हमारा आप वीडियो देख रहे हो, वहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब, ऐसे लाल ऐसे रेड पे लिखा होगा सब्सक्राइब लिखा होगा, और वहां पर आपको क्या करना है? उस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दो। उसके ऊपर इस प्रकार से आइकन बना होगा। ठीक, इस प्रकार से आइकन बना होगा। वहां पर जाकर जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पर जाकर जैसे ही क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको इसको भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ही आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके बाद सब्सक्राइब के नीचे आपके पास इस प्रकार से आइकन बना होता है कमेंट सेक्शन के लिए। तो वहां पर जाकर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोग कमेंट्स नहीं जानते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है वहां पर जाकर क्लिक करोगे, अपने प्रॉब्लम को वहां पर लिख देना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने फिजिक्स का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।